गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया था। बुक बंद कर दो आप लोग। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन कल डिस्कस किया था। याद करोगे तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन के अंदर टोटल 3 लिमिट्स हैं। पहला लिमिट 15 डिवाइड बाय into average salary of into number of years of service. Second limit actual amount and third limit maximum 5 lakhs. ये तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन डिस्कस किया था, जिसके अंदर 4 लिमिट्स थी। पहला लिमिट लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय इनटू सेकेंड लिमिट into number of months pending in retirement or number of months of service left, maximum 5 lakhs and actual amount received. अब जो retrenchment compensation था उसमें सैलरी का मीनिंग क्या लेना है, तो बेसिक प्लस बोथ, दैट इज इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म। वॉलेंटरी रिटायरमेंट में बेसिक कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, आया याद। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। इन केस ऑफ दिस रिट्रेंचमेंट कहने से राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। इन केस ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट राउंडिंग ऑफ मतलब उसमें तो फ्रैक्शन को अपने को इग्नोर करना है। याद आया। फिर कल हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड डिस्कस करना स्टार्ट किया था। कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं? पहला स्टैच्यूटरी, सेकेंड अच्छा, जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपके नाम पे ये फंड अकाउंट ओपन होता है और इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा और हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ये 3 चीजें, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, ये 3 चीजें चलती रहेगी ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। उसके बाद लमसम अमाउंट आएगा कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के वक्त आप लोगों को लमसम अमाउंट मिलेगा। अब अपन बात करते हैं ड्यूरिंग सर्विस पीरियड की। तो पहले तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉई के लिए क्या है? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अच्छा 12% ऑफ सैलरी में क्या क्या लेना है? और जो यूआरपीएफ था उसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जाम, बट तुम्हें याद है वो एग्जम्पशन टेम्पररी है। याद आया वो पॉइंट? चलो अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड में 9.5% ऑफ बैलेंस विच इज देयर इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एंड यूआरपीएफ में वापस से मैं बोल सकता हूं एग्जम्पशन इज टेम्पररी। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? तो आपको एसपीएफ में क्या हो जाएगा? आरपीएफ, एसपीएफ एंड आरपीएफ में डिडक्शन और वहां पे अब अपन लमसम अमाउंट की बात करते हैं। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में लमसम अमाउंट का क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। आरपीएफ में एग्जम्प्ट इन 4 केसेस। अब वो 4 केस में पहला केस, अगर आप 5 इयर्स या उससे ज्यादा सर्विस रेंडर करोगे तो, सेकेंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ अगर 5 साल के विड्रॉ किया बट बिकॉज ऑफ 3 रीजंस, इल हेल्थ, बिजनेस बंद हो गया एम्प्लॉयर का, एनी रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बाकी सब केस में टैक्सेबल। और यूआरपीएफ में जो भी आपको लमसम अमाउंट मिला, कितने पार्ट में हम डिवाइड करते थे? पहला और उसके ऊपर 1 मिनट, ये कहां टैक्सेबल होगा? तीसरा वो टैक्सेबल, और चौथा उसका क्या होगा?
अदर सोर्स। क्वेश्चन में बराबर से पढ़ना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। ड्यूरिंग सर्विस पीरियड का कॉन्सेप्ट पूछा है कि रिटायरमेंट के वक्त का कॉन्सेप्ट पूछा है, वो दिमाग में रखना आप लोग, बराबर। चलो, उसके बाद ग्रेचुइटी, जो अपन ने पहले लेक्चर में, उसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको ग्रेचुइटी मिला ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, क्या हो जाएगा? फुल्ली। अगर ग्रेचुइटी मिला है रिटायरमेंट के वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर पोगा एम्प्लॉय को मिला या नॉन पोगा, कितनी लिमिट्स है? तीनों में से विच एवर इज, दोनों जगह पे सेकेंड लिमिट क्या है? दोनों जगह पे थर्ड लिमिट क्या है? ओवर लाइफ टाइम। एंड दोनों जगह पे फर्स्ट लिमिट, पोगा की फर्स्ट लिमिट 15 बाय इंटू सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए बोथ, नंबर ऑफ ईयर 6 मंथ से ज्यादा होगा तो राउंडिंग ऑफ, और इधर 15 डिवाइड बाय इंटू अब 10 महीने, कौन से 10 महीने होंगे वो? परफेक्ट। और सैलरी में क्या क्या लेना है? प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बोलो, याद आया? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस में राउंडिंग ऑफ करने का कि नहीं करने का? 6 महीने से ज्यादा हुआ तो भी हायर साइड पे नहीं करने का। बोल सकता हूं फ्रैक्शन इग्नोर करो। पेंशन, पेंशन 2 टाइप की होगी, पहला सेकंड अनकम्यूटेड, मतलब मंथली पेंशन। क्या हो जाएगा? फुल्ली टू ऑल एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबको। कम्यूटेड मतलब मीनिंग लमसम, और लमसम में 2 पार्ट, गवर्नमेंट एंड, पहला गवर्नमेंट, अदर्स में 2 पार्ट, ग्रेचुइटी रिसीव्ड, 1/3 ऑफ व्हाट एंड नॉट रिसीव्ड, हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड। याद आ रहा है सब कुछ? लीव एनकैशमेंट, जिसमें पहला रिसीव्ड एट द टाइम ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, रिटायरमेंट में 2 पार्ट, गवर्नमेंट एंड अदर्स। गवर्नमेंट, अदर्स में कितनी लिमिट्स थी? पहला लिमिट याद करो ना, क्या था? बैलेंस लीव एज पर इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। इधर एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग दी डेट ऑफ रिटायर। और बैलेंस लीव कैसे निकालना था? तो लीव एंटाइटलमेंट माइनस लीव अवेल्ड। लीव एंटाइटलमेंट पर एनम एज पर इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम कितना हो सके? अच्छा, एम्प्लॉयर 20 दिन दे रहा है छुट्टी अगर पर एनम तो, और अगर एम्प्लॉयर 40 डेज दे रहा है तो 30 डेज, दैट इज 1 मंथ। सेकेंड लिमिट थी 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10। थर्ड लिमिट थी, एंड फोर्थ लिमिट थी 20 ओवर लाइफ टाइम। याद आया? डिडक्शंस का एक नोट पढ़ा था, नोट नंबर 4। पहला डिडक्शन डिफॉल्ट स्कीम में कितना? ऑप्शनल स्कीम में। सेकेंड डिडक्शन एंटरटेनमेंट, किसको मिलेगा? पहले डिफॉल्ट में मिलेगा, ऑप्शनल में मिलेगा। कितनी लिमिट्स थी? पहला 1/5 ऑफ ओनली बेसिक सैलरी सिर्फ, सेकेंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव, थर्ड विच एवर इज लोअर, एंड लास्ट इज प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो आपको डिडक्शन मिलेगा ऑन पेमेंट बेसिस। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने पे किया होगा तो 2 इफेक्ट देने का, पहले और फिर लेस करने का। याद आया? अलाउंसेस में अगर आप याद करोगे तो 10-14-2 करके सेक्शन पढ़ा था, जिसमें 5 अलाउंस थे। चिल्ड्रन एजुकेशन मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना है? मैक्सिमम। हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, पहले तो मिलेगा किसको? ये अलाउंस दोनों स्कीम में मिलेगा। चलो, कितना है अमाउंट? ट्राइबल एरिया अलाउंस एंड रनिंग अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लो। 10-14 क्लॉज नंबर 1, टोटल कितने अलाउंस थे? सबका बेनिफिट मिलेगा अंडर, एंड डिफॉल्ट स्कीम में
अच्छा, अगर तुम्हें 30,000 अलाउंस मिला है, खर्चा हुआ है 25,000, एग्जम्पशन कितना? खर्चा अगर 35 हुआ है तो एचआरए का एग्जम्पशन ऑप्शनल में मिलेगा, डिफॉल्ट में एचआरए मिला, यू विल राइट इन इनर कॉलम। एग्जम्पशन के लिए लिमिट्स कितनी है? पहला और 40% ऑफ सैलरी। 50% कब? 40% कब? नॉन मेट्रो सिटीज। कितनी है मेट्रो सिटीज? सेकेंड लिमिट क्या था? थर्ड लिमिट याद आ गया? उसके पहले एक फॉरेन अलाउंस एंड परक्विजिट किया था 10-7 करके। 3 कंडीशन है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, रेंडरिंग सर्विसेज। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर जो भी अलाउंस मिलेगा प्लस दोनों एग्जम्प्ट हो जाएगा। कल हमने प्रोविडेंट फंड में और एक पॉइंट डिस्कस किया था, याद करो, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कितने से ज्यादा है तो वो 2,50,000 से जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा कहने से वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। याद आया? चलो आज अपने को भी क्या स्टार्ट करना है? परक्विजिट्स। क्या होता है परक्विजिट्स, मुझे बताओ। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। परक्विजिट्स क्या है आपके? नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। अच्छा, ये नोट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? परक्विजिट्स के अंदर हम पढ़ने वाले क्या है? यस, हम वैल्यूएशन पढ़ने वाले हैं। सो आपको आज क्या सिखाया जाएगा? हाउ टू वैल्यू परक्विजिट। Perquisite is a non-monetary benefit which you are getting. We are going to convert this non-monetary benefit into a monetary value. So for example, you are receiving motor car. So you are getting a benefit, but this benefit is in kind. So we are going to convert this into a monetary value, क्योंकि आपको मोटर कार मिली तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? आपको मोटर कार मिली है, इसका मतलब एक टाइप का सैलरी मिला है। अब उसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इनटू मॉनिटरी वैल्यू, क्योंकि आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स तो मॉनिटरी टर्म्स में ही देना पड़ेगा। तो आज के अभी से जो भी लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे वो करने वाले परक्विजिट का वैल्यूएशन, हाउ टू वैल्यू परक्विजिट। कल मैंने आपको जाते जाते एक एग्जांपल दिया था कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या दिया है? ईसॉप, दैट इज एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो आज वो ईसॉप को हम कैसे वैल्यू करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, मैंने आपको ईसॉप दिया, मतलब मैंने मेरी कंपनी के शेयर्स आपको फ्री में दिए या फिर कम रेट पे दिए, तो आपको तो बेनिफिट मिला। आपको जो बेनिफिट मिला उस पे आपको टैक्स किस तरह से लगेगा? सो वो हम लोगों को डिस्कस करना है। सो अभी समझो मैंने आपको ईसॉप दिया और वो ईसॉप की वैल्यू थी 10 लाख रुपया, तो आपके लिए बेनिफिट कितना हुआ? 10 लाख। कहने से आपको क्या हो जाएगा? 10 लाख पे टैक्स। बट समझो मैंने आपको ईसॉप दिया और वो ईसॉप की वैल्यू थी 10 लाख, बट मैंने आपसे सामने से 2 लाख रुपया लिया, तो आपको टैक्स कितने पे लगेगा? 8 लाख। क्यों 8 लाख पे? क्योंकि 2 लाख रुपया आपने मुझे पे कर दिया है, तो उतना बेनिफिट आपका कम हो चुका है। बैठ रहा है ना? दिमाग में बैठ रहा है? तो मैंने आपको अगर 10 लाख के ईसॉप दी और मैं बदले में आपने मुझे 2 लाख रुपया पे किया, तो आपका बेनिफिट कितना हुआ? सो हाउ टू कैलकुलेट मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ईसॉप? वेरी सिंपल, यू टेक मार्केट वैल्यू ऑफ ईसॉप and from market value you subtract any amount if paid by employee to employer. ये बोलो समझ में आ रहा है ना? अब क्वेश्चन आ रहा है मार्केट वैल्यू। मैं आपको क्वेश्चन के अंदर कभी कभी 2 या 3 मार्केट वैल्यू दी होगी, तो कौन सी मार्केट वैल्यू देखने की? मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि समझो मैंने आपको ऑप्शन दिया, फिर आपने ऑप्शन, और फिर मैंने आपको शेयर्स अलॉट किए। आपको क्वेश्चन में हर दिन की मार्केट वैल्यू दी होगी। कौन से दिन की मार्केट वैल्यू देखने की? जिस दिन आपने ऑप्शन
एक्सरसाइज किया है। सो अगर आपको कोई पूछे फर्स्ट परक्विजिट ईसॉप, तो ईसॉप में आप क्या करोगे, बोलो कैसे टैक्स करोगे एम्प्लॉय को? तो यू विल टेक मार्केट वैल्यू एंड फ्रॉम दैट यू विल सब्ट्रैक्ट अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई एंड जो भी बचा दैट इज योर पीवी। व्हाट इज पीवी? परक्विजिट वैल्यू। क्या है बोलो? देवड़े तुम एफएम नहीं पढ़ रहा है जो प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा है, इट इज परक्विजिट वैल्यू। सो अपन इधर परक्विजिट का वैल्यूएशन कर रहे हैं। सो पीवी इज योर परक्विजिट वैल्यू। बोलो समझा आप लोगों को? इजी है ये कैलकुलेशन। अब आपको एग्जाम में क्या दिया होगा, तो समझो आपको क्वेश्चन में दिया होगा बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, ये अलाउंस वो अलाउंस, फिर लिखा होगा ईसॉप दिया है एम्प्लॉय को। सो आपको क्या करना रहेगा, ईसॉप की मार्केट वैल्यू दी होगी, ईसॉप के केस में कितना अमाउंट एम्प्लॉय से अगर रिकवर हुआ है वो दिया होगा, तो डिफरेंस आपको टैक्स करना होगा। ये सुन रहे हैं सब लोग? सो ये आपका पहला परक्विजिट है जो सबसे इजी था। चलो सेकंड परक्विजिट। अब सेकंड परक्विजिट जो है वो है टी, कॉफी एंड स्नैक्स। क्या है बोलो? अब देखो तुम अगर ऑफिस ज्वाइन करोगे तो तुम 10 बजे पहुंचे, निकलने का टाइम फिक्स नहीं होता है, तो आप लोगों को कहने से जो भी 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा उसमें एम्प्लॉयर क्या प्रोवाइड कर सकता है? टी, कॉफी या स्नैक्स। तो आपको चाय दे सकता है, नाश्ता दे सकता है। तो समझो आप लोगों को रोज वहां पे चाय मिल रही है या कॉफी मिल रही है या फिर नाश्ता मिल रहा है। सो आप लोगों के लिए चाय मंगवाया, एम्प्लॉयर ने 10 रुपए का चाय का खर्चा हुआ। आप लोगों के लिए एक वड़ा पाव मंगवाया, 20 रुपए का खर्चा हुआ। एम्प्लॉयर ने 30 रुपए का खर्चा किया है। अब ये जो टी, कॉफी एंड स्नैक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, याद रखना इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, आपको कोई टैक्स नहीं है उस पर। सो टी, कॉफी, स्नैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। सो कुछ ऑफिस में तो पूरा चाय का अलग से ये कैंटीन ही रहता है, आप जितनी भी बार उधर चाय पियो दिन में 20-25 बार, तो भी टैक्स नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, घर पे पैकेट नहीं लेके आने का। सो टी, कॉफी, स्नैक्स प्रोवाइडेड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं। बट यस, अब ध्यान से सुनना, अगर आपको लंच प्रोवाइड किया गया है, लंच, सो अगर आपको क्या प्रोवाइड किया गया है बोलो? लंच। लंच फैसिलिटी दी गई है, मतलब क्या? आप ऑफिस जा रहे हो, एम्प्लॉयर बोल रहा है खाना मेरे तरफ से है, सो आपको लंच उधर खाना है, मतलब लंच वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन में टिफिन अलाउंस वर्ड आया या लंच अलाउंस वर्ड आया, अलाउंस का मतलब क्या होता है? वो लोग आपको फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं, वो हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। अगर क्वेश्चन में अलाउंस वर्ड आया ना, अलाउंस, तो चले जाने का चैप्टर ये नोट नंबर 1 में, तो उधर वाले प्रोविजन। बट अगर आपको बोला कि नहीं अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, मतलब हर महीने आपको फिक्स्ड अमाउंट नहीं दिया जा रहा है, हर महीने आपको क्या दिया जा रहा है? ऑफिस में जाओ आपको लंच दिया जाता है। सो अगर आपको लंच दिया गया, मतलब ऑफिस के कैंटीन में जाओ आपको खाना फ्री है, तो अभी लंच अगर आपको प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने, तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपीज पर मील पर डे। कितना एग्जेम्प्ट है बोलो? 50 रुपए का एग्जम्पशन है आपको। सो अगर एम्प्लॉयर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? खाना खिला रहा है, समझो उसका एम्प्लॉयर का खर्चा 100 रुपया हो रहा है खाना खिलाने के पीछे, आपको रोज 100 रुपए का खाना खिलाया जाता है, तो आपको कितने पे टैक्स लगेगा? 50 रुपए पे। अगर एम्प्लॉयर का खर्चा 150 रुपया हो रहा है खाना खिलाने के पीछे, तो आपको कितने पे टैक्स लगेगा? 100 रुपए पे। बट याद रखना, दिस एग्जम्पशन यू विल गेट ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में कैसा दिया होगा? कॉस्ट ऑफ
lunch provided by employer 24,000 per annum. एम्प्लॉयर ने आपको पूरे साल खाना खिलाया है और उसके पीछे खर्चा कितना हुआ है? 24,000. आप कैलकुलेट करके रखो कितना एग्जाम्ट होगा, मुझे बताना नहीं आंसर. आप कैलकुलेट करके रखो कितना एग्जाम्ट होगा, आंसर बताना नहीं. इसमें से एग्जाम्ट कितना वो कैलकुलेट करके रखो. 50 रुपया एग्जाम्ट है पर मील पर डे. चलो कौन बताएगा आंसर? रेज योर हैंड्स. हाँ, अमाउंट बताना सिर्फ. 18,000. कितने लोगों का ये आंसर आया? रेज योर हैंड्स. कोई डिफरेंट आंसर तो रेज योर हैंड्स. सिर्फ अमाउंट 18,250. इसके अलावा कोई आंसर? 15,650. 15,600. चलो बस हो गया. अब सुनो, पहले तो जो लोग का 18,000 आया है और 18,250 आया है, थोड़ा सा समझो. आप लोग संडे को ऑफिस जाके खाना नहीं खाओगे, तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ. कुछ अभी कैलकुलेशन मत करो. पहले तो आप घर पे ये नहीं बोलोगे मम्मी मैं ऑफिस खाना खा के आता हूं, 50 का एग्जम्पशन मिलेगा. तो तुम समझो इन अ ईयर टोटल देयर आर 365 डेज, जिसमें से 52 तो संडे हट जाएंगे. दूसरी चीज 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, 2 अक्टूबर हो गया, उस दिन भी तुम ऑफिस जाएगा. इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है, अभी कैलकुलेशन करने मत बैठना. 300 दिन वर्किंग डेज होते हैं, तो आपका एग्जम्पशन होगा 15,000. 300 डेज इंटू 50 रुपीज. मतलब आप लोग याद रखना इन अ मंथ 25 वर्किंग डेज होंगे, क्योंकि 25 इंटू 12 करो 300 दिन होंगे. क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने लंच दिसंबर से प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, तो फिर दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, मतलब कितने महीने खाना खिलाया आपको? 4. तो आपको एग्जम्पशन फिर 100 दिन का मिलेगा. मैंने जो बोला वो समझा कि नहीं समझा? समझा. सो आपको वर्किंग डेज कितने रखने? वर्किंग डेज बोलो कितने? 300. अच्छा, मंथली कोई पूछे तो वर्किंग डेज कितने? 25 डेज. बराबर. सो ये आपका प्रोविजन हो जाएगा. क्वेश्चन में अगर टिफिन, लंच, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल. पैसा मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, खाना मिल रहा है तो 50 का एग्जम्पशन है. ये कुछ समझा? आपको एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे वो लोग. टिफिन अलाउंस वर्ड दे देंगे, आप लिख के आओगे 50 रुपीज एग्जाम्प्ट है. गलती मत करना, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. लंच प्रोवाइड किया तो 50 रुपए का क्या मिलेगा? एग्जम्पशन. अच्छा, टी कॉफी स्नैक्स क्या हो जाएगा? लंच प्रोवाइड किया तो एग्जम्प्ट अप टू 50 रुपीज. अच्छा, ये एग्जम्पशन कौन से स्कीम में मिलेगा? डिफॉल्ट स्कीम में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, फोर्थ परक्विजिट. अब फोर्थ परक्विजिट जो है वो है गिफ्ट. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या दिया है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या प्रोवाइड किया? अब देखो, अगर गिफ्ट मॉनिटरी है, क्या है बोलो? देन इट इज फुल्ली, बट अगर गिफ्ट नॉन मॉनिटरी है, क्या है बोलो? काइंड में कुछ दिया है आपको. क्या दिया है? काइंड में कुछ दिया है. तो अब इसमें ना, इसमें 2 व्यूज है. व्यू नंबर 1, सी अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट. इट इज अ लॉ, एंड लॉ है मतलब क्या नहीं से देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. तो ये जो गिफ्ट इन काइंड है ना, काइंड, उसके 2 इंटरप्रिटेशंस हैं. व्यू नंबर 1 एंड व्यू नंबर 2. व्यू नंबर 1, इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट is less than or equal to 5,000,
then it is exempt if value of gift exceeds 5,000. exceeds मतलब जो आपको काइंड में मिल रही है गिफ्ट, उसकी वैल्यू आप निकालो, अगर वो 5,000 या उससे नहीं 5,000 या उससे कम है, पहले लेस देन और इक्वल टू ऊपर है तो एग्जेम्प्ट, और 5,000 से देन एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल. दिस इज व्यू नंबर. व्हाट इज व्यू नंबर 2? इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू 5,000 then it is, but if value of gift exceeds then it is fully taxable. क्या 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 लिखा मैंने? समझो मैं एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉई हो, मैंने आपको एक सेल फोन दिया, समझो उसकी वैल्यू 4,000 है, तो व्यू नंबर 1 के हिसाब से कहना इसे एग्जेम्प्ट. बट समझो वही फोन की वैल्यू 40,000 है, तो व्यू नंबर 1 के हिसाब से 35,000 इज टैक्सेबल. बोलो यस के नो. नाउ व्यू नंबर 2, अगर मैंने आपको सेलफोन दिया 4,000 का सेलफोन है एग्जेम्प्ट, 40,000 का सेलफोन है पूरा का पूरा 40,000 टैक्सेबल. मतलब उसमें से फिर 5,000 माइनस नहीं करने का. ये सुन रहे सब लोग? सर हम लोगों को एग्जाम में क्या करना है? इंस्टीट्यूट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है एज पर व्यू नंबर 2. मतलब क्या? 5,000 के ऊपर गया तो अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, व्यू नंबर 1 और 2 5,000 तक है तो एग्जाम ही रहेगी. 5,000 के ऊपर गया तो ही तो डिफरेंस आएगा ना. तो इंस्टीट्यूट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है एज पर व्यू नंबर, लेकिन व्यू नंबर 1 के ऊपर वो लोग नीचे एक नोट डालते हैं कि अगर आपने ये भी फॉलो किया होगा तो भी चलेगा. आपको जो फॉलो करना है आप कर सकते हो. मैं एडवाइज ये करूंगा कि जो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं ना उसी से, जब अपने को पता ही है कि इंस्टीट्यूट व्यू नंबर 2 के हिसाब से सम सॉल्व करता है और व्यू नंबर 1 पे नोट डालता है, तो अपन भी वही करें तो बेटर रहेगा. बट आंसर आपका गलत जाएगा नहीं. आप व्यू 1 फॉलो करो कि व्यू 2, आंसर आपका जो भी होगा वो राइट होगा. हाँ दोनों में आंसर में अमाउंट डिफर होगा, 5,000 का डिफरेंस आएगा, बट ठीक है वो तो इंस्टीट्यूट ने भी 2 व्यूज दिए ही है. बोलो ये गिफ्ट का पॉइंट क्लियर है. पहला परक्विजिट कौन सा था बोलो? ईसॉप में अपन एम्प्लॉय को कैसे टैक्स करेंगे? मिल जाएगा परक्विजिट वैल्यू. अच्छा टी कॉफी एंड स्नैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट. लंच इट इज एग्जेम्प्ट अप टू, ये एग्जम्पशन आपको मिलेगा ओनली अंडर, और लंच के केस में आपको यहां पे एक अजम्पशन लेना है. वर्किंग डेज कितने होंगे? मंथली वर्किंग डेज की. गिफ्ट मॉनिटरी मिला तो, नॉन मॉनिटरी हुआ तो 2 व्यूज है. 5,000 तक है तो दोनों व्यूज में 5,000 के अगर तो फिर फर्स्ट व्यू के हिसाब से एक्सेस इज टैक्स, सेकेंड व्यू के हिसाब से फुल्ली टैक्सेबल. हाँ नहीं पर एनम पूरे साल का, ये पूरे साल का लिमिट है 5,000. फिफ्थ परक्विजिट यूज ऑफ मूवेबल असेट. बोलो क्या है पहला? यूज ऑफ. नाउ अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ मूवेबल असेट एंड सेल ऑफ मूवेबल असेट. दोनों में क्या है दोस्तों? डिफरेंस. अच्छा यूज का मतलब क्या? तो यूज का मतलब है मेरे पास एक असेट है, मैं कौन है? एम्प्लॉयर. तुम कौन है? मैंने वो असेट आपको यूज करने दिया है. 1 मिनट, ओए वो असेट का ओनरशिप अभी भी किसके पास है? मेरे पास है. मेरे पास कोई असेट है जो मैंने आपको यूज करने दिया है. और सेल मतलब क्या? मेरे पास कोई असेट है जो मैंने आपको बेच दिया, और मैंने आपको बेचा कम में बेचा.
तो कैन आई से इन बोथ दी केसेस यू आर गेटिंग बेनिफिट। अगर समझो मेरे पास एक असेट है जो मैं आपको यूज करने दे रहा हूं, पहले तो कैन आई से ओनरशिप मेरे पास है, पोजेशन आपके पास है, आप वो असेट यूज कर रहे हो जो एम्प्लॉयर का है, उसमें आपको बेनिफिट मिला। दूसरा, मैंने कोई असेट खरीदा, थोड़े साल बाद मैंने वही असेट आपको बेच दिया, ओनरशिप आपको दे दी, कैन आई से वो भी आपके लिए बेनिफिट हुआ। तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। सो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या दोस्तों, पहला यूज ऑफ मूवेबल असेट। मैं क्या बोल रहा हूं, इसके ऊपर वाले परक्विजिट सारे समझ रहे तुम्हें? चलो यूज, ये भी इजी परक्विजिट है, ध्यान से सुनना। क्या है बोलो, यूज ऑफ। अब पहले तो है ना, पहले तो आपको ये चेक करना है कि असेट कौन सा मिला है आपको, क्या कौन सा मिला है, असेट। अब असेट में अगर, ध्यान से सुनना, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सेलफोन है या टेलीफोन है, क्या है क्या है क्या है, पहले तो कंप्यूटर, बराबर, ये 4 असेट है। अब जैसे समझो आप लोग सीए बन गए और आपको अभी एक कंपनी में जॉब मिला। अब जॉब मिला तो आपने सुना ही होगा कि वो कंपनी आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेगा, बराबर है। कंपनी आपको लैपटॉप क्यों प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी के काम के लिए, बराबर है। तो अब अगर आपको कंपनी ने कंप्यूटर दिया, लैपटॉप दिया, अब जैसे कोचिंग क्लासेस है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को सेलफोन देते हैं। तो आज अगर हम लोग यहां पे स्टाफ को सेलफोन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन के वजह से दे रहे हैं, कहने से मेन यूज उसका क्या है, कहने से बिजनेस के लिए हमारे। तो आज अगर तुम्हें कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, टेलीफोन मिला ना, तो इधर आपका परक्विजिट वैल्यू हो जाएगा नील। मतलब क्या, हम तुम्हें टैक्स नहीं लगाएंगे, हम तुम्हें टैक्स नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर ऐसा टैक्स लगाना स्टार्ट किया ना, फिर कोई भी एम्प्लॉय घर पे लैपटॉप ही नहीं लेके जाएगा, वो बोलेगा मेरे को नहीं करने का है काम, टैक्स लग रहा है उस पर। सो कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, टेलीफोन, ये सब पे आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि मेन रीजन क्या है ये प्रोवाइड करने का, ऑफिस का काम करो। अब आपको एग्जाम में कंफ्यूज कैसे करेंगे, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लैपटॉप दिया है, एम्प्लॉई घर पे वो लैपटॉप यूज कर रहा है, ऑफिस के काम के लिए भी और पर्सनल काम के लिए भी, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस पर्पस के लिए बाद में यूज कर रहे हो। आपको ऑफिस से लैपटॉप मिला, कौन देखने आने वाला है आप क्या कर रहे हो लैपटॉप पे? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो तुम समझो, अगर आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, टेलीफोन मिला, अब बोलो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सेलफोन दिया और एम्प्लॉई ने 2 फोन यू कैन से अपने फ्रेंड को कर दिए उसमें से, तो क्या हम उस पर टैक्स लगाएंगे? आंसर इज नो, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अरे सुन रहा है सब लोग? अगर असेट जो दिया गया है वो है मोटर कार, बोलो कौन सा असेट दिया गया है? तो मोटर कार के रिलेटेड है ना, आपको अलग से एक चार्ट पढ़ाया जाएगा। मोटर कार इधर कवर्ड नहीं है। मोटर कार अगर मैं आपको दे रहा हूं यूज करने के लिए, तो उसके लिए पूरा अलग से कैलकुलेशन है। एंड अगर मैं आप लोगों को कोई अदर असेट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं बोलो? अदर असेट, कोई भी दूसरा असेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, टेलीफोन को छोड़ दो एंड मोटर कार को छोड़ दो, उसके अलावा अगर मैंने आपको कोई भी असेट प्रोवाइड किया, मैंने कोई भी असेट प्रोवाइड किया आप लोगों को, ध्यान से सुनने का, तो अदर असेट के केस में देयर आर 2 पार्ट्स। आप ये चेक करो कि जो असेट एम्प्लॉय के पास आया है, क्या वो असेट एम्प्लॉयर का खुद का है कि एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया है और आपको दिया है? मतलब वो असेट का ओनर एम्प्लॉयर है या कोई और है जिससे एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लिया है। तो आपको क्या चेक करना है कि अदर असेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब क्या, मैं एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉई है। समझो मेरे पास एक असेट है, फॉर एग्जांपल ले लो टीवी। अब मेरे पास एक टीवी है जो मैंने खरीदा था, तो वो टीवी का ओनर कौन? एम्प्लॉयर, और मैंने आपको वो टीवी यूज करने दिया है। या फिर मैंने एक टीवी भाड़े पे लिया,
और आपको यूज करने दिया। सुन रहे हैं सब लोग? तो अगर 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 अदर असेट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो आपको टैक्स कितने पे आएगा? तो आपको टैक्स लगेगा ऑन 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। किस पे टैक्स लगेगा बोलो? 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। मेरे पास एक असेट है, समझो मैंने टीवी खरीदा था, 1 लाख का टीवी था और मैंने आपको वो यूज करने दे दिया, तो आपको टैक्स कितने पे आएगा? 10,000 रुपए। अब आपको एग्जाम में वो लोग कंफ्यूज कैसे करेंगे या क्वेश्चन में आपको बोलेंगे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टीवी दिया 1 जुलाई को दिया है, तो आपको वो टाइम पे क्लिक होना चाहिए क्या कि 1 लाख तो कॉस्ट है टीवी की, इंटू 10% इंटू 9/12। क्यों 9/12? अरे भाई जुलाई से लेके मार्च तक। अच्छा, और कैसे कंफ्यूज करेंगे आपको? आपको बोलेंगे एम्प्लॉयर ने टीवी खरीदा था 1 लाख का, आज वो टीवी की WDV है 60,000 रुपया और एम्प्लॉयर ने 1 जुलाई को ये टीवी एम्प्लॉय को यूज करने दिया है। क्या करोगे आप? 1 लाख इंटू 9/12। क्या चीज को इग्नोर करोगे? WDV। अरे सुन रहे तुम लोग? एंड इफ इट इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब क्या? टीवी एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया है और आपको दिया है, तो कितने पे टैक्स आएगा? बहुत सिंपल, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, हायर चार्जेस, और इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। अगर कुछ पेमेंट हुआ है तो, अरे ईसॉप में किया था ना अपन ने, कोई भी अमाउंट अगर कौन पे करे, कहना इसे उतना उतना परक्विजिट उसका कम हो गया ना, तो वो लेस कर देने का हमेशा। बोलो ये समझ में आया? हाँ बोलो। जितने साल यूज करने दिया उतने साल, 15 साल भी दिया तो भी लगेगा। तो ये बोल रहा है कि 10 साल में पूरा कॉस्ट राइट ऑफ हो जाएगा। अपन यहां पे डेप्रीसिएशन नहीं कर रहे, अपन यहां पे परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर भले ही उसका WDV 0 क्यों ना हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो बोला वो समझा आप लोगों को? वो नहीं होगा ना, जब से एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला तब से ही टैक्स लगाएंगे। 100% यस। अगर समझो मैंने अप्रैल में लिया और आपको जुलाई में दिया, तो आपको टैक्स कब से लगेगा? जुलाई ऑनवर्ड से। और कुछ समझा तुम लोगों को? हाँ, तो असेट में क्या चेक करोगे? पहले तो कौन सा असेट जा रहा है। इफ इट इज कंप्यूटर, क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं। सेकंड, मोटर कार जा रहा है तो अलग से चार्ट में आपको सिखाऊंगा उसका। एंड अदर असेट है तो इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अच्छा ये कॉमन है, तुम्हें समझा ना, ये दोनों जगह पे माइनस होगा। हाँ, आपको कभी कभी ऐसा दिया जाएगा कि समझो असेट टीवी है, टीवी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, उसकी WDV 60,000 है, एंड एम्प्लॉयर ने यह असेट एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया ऑन 1 जुलाई 2024। ऐसा आपको डेटा दिया होगा क्वेश्चन में। तो आपको कैसे टैक्स लगाना है? हाउ यू विल कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू? 1 लाख इंटू 9/12। अच्छा, यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि कंप्यूटर होता और यही सब डेटा दिया होता, 1,60,000 1 जुलाई 24, क्या कर देते आप? एग्जाम्प्ट। चीजें क्लियर हो रही है आपको सब लोगों को? ये समझा? एग्जाम्पल समझा सबको? तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, अब क्या आ रहा है बोलो? सेल मतलब आपने, अब एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया? असेट बेच दिया है।
देयर इज अ डिफरेंस। क्वेश्चन बराबर से पढ़ना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन में क्या दिया है वो अपने को देखना पड़ेगा, वेदर इट इज यूज ऑफ मूवेबल असेट और सेल ऑफ मूवेबल असेट। अब सेल कर दिया, सेल मतलब क्या है, डिफरेंस यूज और सेल में। ओनरशिप किसकी हो गई, एम्प्लॉई की हो गई। ओनरशिप एम्प्लॉई के हाथ में ट्रांसफर हो गई। बोलो समझा कि नहीं समझा? अच्छा अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कौन है, एम्प्लॉयर, तुम कौन है, एम्प्लॉयर। मैंने एक गाड़ी खरीदी, मोटर कार। क्या खरीदी, समझो मैंने मोटर कार खरीदी 10 लाख की। कितने की मोटर कार खरीदी, 10 लाख की मोटर कार खरीदी। 10 लाख की मोटर कार थी, 3 साल हो गए। 3 साल तक मैं ही यूज कर रहा था। मैं कौन है, एम्प्लॉयर। या 3 साल के लिए गाड़ी ऑफिस के लिए यूज हो रही थी। 3 साल बाद मैंने सोचा कि यही गाड़ी मैं तुम्हें बेच दूं, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये गाड़ी 2 लाख में बेच दूं। 1 मिनट, गाड़ी कितने में खरीदी मैंने, अमाउंट बोलो रे, 10 लाख में खरीदी। 3 साल के लिए समझो ना, ऑफिस के लिए यूज हो रही थी, या मैं खुद यूज कर रहा था, छोड़ो बाकी सब, मैं यूज कर रहा था या ऑफिस के लिए यूज। 3 साल बाद मैंने सोचा कि मैं ये गाड़ी किसको, कितने में, फायदा हुआ एम्प्लॉय का कितना, 8 लाख नहीं बोल सकते बेवड़े, 8 लाख नहीं बोल सकते। 2 लाख तो तुमने पे किया है, फायदा अपने को निकालना है कितना है। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्या करना पड़ेगा अपने को, परफेक्ट। मुझे बताओ ये कार की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा। मतलब 10 लाख वैल्यू थी 3 साल, हमें वो कार की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, कार की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए अपने को क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। सो फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट यू सब्ट्रैक्ट, तो कहने से आपको क्या मिल जाएगा, आज का वैल्यू मिल जाएगा कार का। समझो कि 10 लाख में से तुमने डेप्री माइनस किया, एंड लेट अस अज्यूम कि आज की वैल्यू आपकी आ गई कार की 6 लाख, एग्जांपल। अब आप क्या करोगे, 6 लाख में से तो आपका बेनिफिट कितना हुआ, 4 लाख। बोलो गया भेजे में। तो आपको सेल में क्या करना पड़ेगा, सेल में तो पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विथ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। बोलो किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट में से क्या लेस करोगे, डेप्रीसिएशन, बराबर। माइनस किया, बैलेंस मिला, दैट इज कैन सी और WDV ऑफ द असेट। एंड इसमें से क्या माइनस करोगे, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। जो भी बचा इसको मैं क्या बोलूंगा, परक्विजिट वैल्यू। क्या बोलूंगा, बोलो। तो अब मुझे एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस क्या करना है, बोलो, डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर डेप्रीसिएशन के रेट्स क्या है, और सर डेप्रीसिएशन में हम लोगों ने मेथड्स पढ़ी थी, WDV एंड SLM पढ़ा है ना ऐसा सब। तो सर कौन सी मेथड यूज करनी है, डेप्रीसिएशन में कौन सी मेथड यूज करनी है, और रेट्स क्या होंगे डेप्रीसिएशन। ध्यान से सुनो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कंप्यूटर लैपटॉप दे रहा है, या फिर एनी रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंप्यूटर एंड लैपटॉप, नॉट सेलफोन एंड टेलीफोन, रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंप्यूटर एंड लैपटॉप लाइक प्रिंटर, स्कैनर, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू कंप्यूटर और लैपटॉप। उस पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 50%। गलती मत करना, अगर मैंने आपको कंप्यूटर यूज करने दिया है ना तो नो टैक्स, बट अगर मैंने आपको कंप्यूटर बेच दिया है तो आपको टैक्स लगेगा। क्या रेट है डेप्रीसिएशन का, लाउडर, 50% रेट है, 50%। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को मोटर कार दी है, बोलो क्या दिया है, मोटर कार, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 20%। क्या है रेट, 20%। एंड लास्ट अगर कोई दूसरा असेट दिया है देन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10%। बोलो क्या है रेट, 10%। 1 मिनट, कंप्यूटर, लैपटॉप,
और रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंप्यूटर एंड लैपटॉप 50%, मोटर कार एनी अदर असेट। अब आते हैं अपन मेथड के ऊपर। मेथड में पहला कंप्यूटर एंड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेथड इज WDV। मोटर कार मेथड इज अगेन WDV एंड एनी अदर असेट मेथड इज SLM। क्या है मेथड? एक मिनट, रेट बताओ, सिर्फ रेट। नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, मेथड, रेट, मेथड जा रहा है भेजे में आपके। एक मिनट, कंप्यूटर एंड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रेट, मेथड, मोटर कार रेट, मेथड, एनी अदर असेट रेट, मेथड, ऐसे बोलो। इतना पहले भेजे में गया आपके। रेट क्या क्या है? 3 रेट्स है। पहला मेथड WDV SLM। बैठा दिमाग में? ये बैठा। कितने रेट्स है टोटल? मेथड्स भी 3, 50, 20, 10, WDV SLM गया ये भेजे में। अब सुनो ध्यान से सुनना। अब अपने को एक पॉइंट और समझना है इसमें। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल समझो, एम्प्लॉयर ने एक असेट परचेस किया था। डेट ऑफ परचेस इज 1/5/2021। 22 ले लेते हैं। 1/5/2000 इस दिन एम्प्लॉयर ने एक असेट खरीदा। चलो असेट भी ले लेते हैं। कौन सा? मोटर कार। मोटर कार असेट है, ठीक है। एक मिनट, असेट मोटर कार, एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपया एंड एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को यही मोटर कार क्या कर दिया? सेल। और एम्प्लॉई ने बदले में उसको 2 लाख रुपया दिया है। तुम कुछ कैलकुलेशन मत करना, सिर्फ सुनते जाना। और ये जो मोटर कार गई है ना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दी, वो दी 31 दिसंबर 2024। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? अपना जो प्रीवियस ईयर है उसमें दी है मोटर कार। है सबका ध्यान? अब एक गलती नहीं करनी है इधर, बराबर से समझना क्या गलती है। पहले तो तुम क्या ले लोगे? बोलो। मोटर कार की कितनी है एक्चुअल कॉस्ट? अब क्या माइनस करने का है अपने को? डिप्रीसिएशन। अब ध्यान से सुनना, सबका ध्यान यहां पे। कोई कैलकुलेशन तुम्हारे साइड से मुझे नहीं चाहिए। पहले तो आप डिप्री माइनस करोगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपने मोटर कार कब खरीदी? एम्प्लॉयर ने कब खरीदी? 1 मई 22 को खरीदी। 1 मई 22 से लेके 30 अप्रैल 23, क्या नहीं से 1 साल हो जाएगा मोटर कार को? अरे भाई, खरीदी तब से 1 साल। यस के नो? इधर कोई आपको 31 मार्च तक काउंटिंग नहीं देखने का है। आपको यह देखने का है कि मोटर कार कब खरीदा और तब से लेके 12 महीना कब खत्म हो रहा है। 12 महीना कब खत्म हो रहा है वो देखने का है। तुम्हें यह समझ में आया? ये पहला साल है। चलो, इसका आपको डिप्रीसिएशन आप माइनस करोगे तो उसका डिप्री कितना आएगा? 2 लाख आएगा। कैसे 2 लाख? मोटर कार पे रेट क्या था? कितना बच गया बोलो? 8 लाख बच गया। वापस डिप्री माइनस करोगे। कौन से फेज से लेके कब तक? 1 मई 23 से लेके 30 अप्रैल 24 तक। बोलो हाँ या ना? कितना आएगा डिप्री? 1,60,000 आएगा। कितना बचा? 6,40,000 बचा। अभी भी हम लोग कौन से दिन पे खड़े हैं? अभी कौन से दिन की वैल्यू निकली है? 1 मई 24 की वैल्यू निकली है। अब 1 मई 24 से लेके
31 दिसंबर 20, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड कितने महीने हो गए टोटल? 8 महीने हो गए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपको ये 8 महीने के लिए डेप्री कैलकुलेट नहीं करना है, आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है, बट ओनली एंड ओनली फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। क्या लिखा मैंने? क्या ये ईयर कंप्लीट हो रहा है? क्या 1 मई से लेके 31 दिसंबर कंप्लीट हो रहा है? क्या ये 12 महीने का पीरियड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस खत्म। 640 में से आप माइनस कर दो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, कितना कितना बचा? ये 4,40,000 क्या हो गया? परक्विजिट वैल्यू। अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसे कंक्लूड कर रहा हूं, मुझे आप बताओ समझ रहा है कि नहीं। अगर समझो एम्प्लॉयर ने कोई असेट 3 मंथ्स, सॉरी 3 years, 9 months एंड 15 days पहले खरीदा होगा, आप डेप्रीसिएशन कितने साल के कैलकुलेट करोगे? 9 months एंड 15 days को क्या करोगे? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझो एम्प्लॉयर ने कोई असेट 8 महीने पहले खरीदा है तो अबे क्या इग्नोर, असेट को इग्नोर नहीं करना है, डेप्री आएगा ही नहीं। ये बराबर, डेप्री आएगा ही नहीं। डेप्री कब आएगा? जब आप एक एक साल कंप्लीट करोगे तब। और एक साल कब से? जब से आपने असेट खरीदा है तब से। इधर कोई ईयर एंडिंग देखना नहीं है कि ईयर एंड कब हो रहा है, वो सब देखना नहीं है। सुना सबने? और एक एग्जाम्पल दूं आपको? नहीं नहीं, मेरे को देने का है बेवड़े। अब तुम समझो, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान देना आपने। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में, हाँ समझो एम्प्लॉयर, एक सेकेंड ना, चलो ठीक है, असेट अभी तुम ले लो टीवी है, या असेट में तुम एसी ले लो, चलो एसी असेट में है, तो पहले तो एसी कहां फॉलो हो जाएगा? अदर असेट में फॉलो हो जाएगा। ये 3 में जो अपन ने बाइफर्केशन पढ़ा था, बराबर। अब एसी है, एम्प्लॉयर ने परचेस किया था, एम्प्लॉयर ने ये परचेस किया था, डेट ऑफ परचेस 1 मई 23 को एसी खरीदा था। एसी की कॉस्ट 1 लाख रुपया थी। कितनी थी बोलो? अब ये वाला केस बराबर से समझने का सब लोग को, इधर ध्यान देने का। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को ये एसी यूज करने दे दिया था 1 मई 23 से, खरीद के डायरेक्टली एम्प्लॉई को दे दिया, भाई तू यूज कर। फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को यही एसी बेचा कब? 31 दिसंबर 24 को, और एम्प्लॉई से बदले में एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपया लिया। कितना लिया? 10,000। अब हमें एम्प्लॉय को यहां पे टैक्स लगाना है। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है पहले वो बताओ? 24-25। तुम्हें केस समझ में आया क्या है? एम्प्लॉयर ने एसी कब खरीदा? 1 मई 23 को खरीदा। उसके बाद जैसे ही खरीदा वैसे ही उसने एम्प्लॉई को क्या करने दे दिया है? बोला ये ले यू यूज कर एम्प्लॉय। अब उसके बाद दिसंबर 24 में जाके वही एसी बेच दिया। कितने में बेचा? 10,000 में बेच दिया। चलो आप मुझे इसमें परक्विजिट कैलकुलेशन में हेल्प कर सकते हो ये वाले केस में? बोलो क्या होना चाहिए? रेज योर हैंड्स एंड आंसर। कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए? क्या क्या अमाउंट पे टैक्स आना चाहिए? सोच लो पहले 2 मिनट, सोच लो क्या होना चाहिए। चलो सोच के हो जाए तो बोलो। आपका प्रीवियस ईयर याद रखना, अपने को 24-25 में कितने पे टैक्स आना चाहिए वो बताने का है आप लोगों को।
चलो कोई आंसर, कोई भी? तुम्हें केस समझा कि नहीं समझा है? हाँ तो बोलो अभी, कोई आंसर बताओ। हाँ यस, बराबर। बराबर। 80,000 पे टैक्स आएगा। ओके, इसके अलावा कोई कुछ और ऐड करना चाहेगा या कुछ और एक्सप्लेन? ओके, पहले तो तुम समझो, ये एग्जाम्पल में ना आपके 2 परक्विजिट्स है, एक नहीं है। पहला परक्विजिट कौन सा है पता है इसमें? यूज ऑफ मूवेबल असेट। क्या है पहला परक्विजिट? कैसे यूज ऑफ मूवेबल असेट परक्विजिट है? तुम समझ रहे हो, तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 24 तक, कहने से ये एसी एम्प्लॉय ने यूज भी तो किया है ना। एम्प्लॉयर के पास थोड़ी था ये एसी। मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर ने खरीद के ये एसी यूज करने दे दिया था मई मंथ से ही। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, मई मंथ 23 में दिया था, तो उस पे टैक्स ऑलरेडी 23-24 में लग चुका होगा। अपना ईयर कौन सा है? तो 1 मई 23 से लेके 31 मार्च 24 तक तो टैक्स ऑलरेडी लास्ट ईयर में लग चुका होगा। अपना ईयर है 1 अप्रैल 24 से लेके 31। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इधर आपको 1 लाख रुपए पे 10% इंटू 9/12, पहले तो ये टैक्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने असेट यूज किया है। अरे सुन रहा है क्या? और सेकंड आपको टैक्स किस पे आना चाहिए? सेल ऑफ मूवेबल असेट। और सेल में क्या होना चाहिए? यू टेक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट, बोलो कितनी है? 1 लाख। यू सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज फ्रॉम 1 मई 23 टू 30th अप्रैल 24, दैट इज 10,000। बचा कितना बोलो? 90,000। एंड देन यू सब्ट्रैक्ट अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, कितना? 10,000। कहने से ये 80,000 पे आपको अलग से टैक्स आना चाहिए। ये आपका परक्विजिट वैल्यू हुआ फॉर सेल ऑफ मूवेबल असेट, और ये आपका परक्विजिट वैल्यू हुआ फॉर यूज ऑफ मूवेबल असेट। कभी कभी आपको एक ही एडजस्टमेंट के अंदर 2 चीजें दी होंगी, आपको क्लिक होना चाहिए कि इसके अंदर यूज का भी कॉन्सेप्ट है एंड सेल का भी कॉन्सेप्ट है। हो जिंदा तुम लोग? अभी तक हमने कितने परक्विजिट अभी तक डिस्कस किए पता है? 6 परक्विजिट डिस्कस कर लिए। पहले तुम्हें ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ है तो मैं आगे बढ़ूं। 1 मिनट। पहला परक्विजिट क्या था? ईसॉप। कैसे टैक्स करेंगे? सेकेंड परक्विजिट क्या हो जाएगा? लंच कितना एग्जम्प्ट है? नंबर ऑफ डेज कितने लेने इन अ ईयर? और ये एग्जम्पशन ऑप्शनल में ही, डिफॉल्ट में। उसके बाद गिफ्ट, मॉनिटरी गिफ्ट हुआ तो गिफ्ट इन अगर काइंड है तो उसमें 2 व्यूज है, दोनों व्यूज में 5,000 तक गिफ्ट है तो एग्जैक्ट। 5,000 से ऊपर गया तो फर्स्ट व्यू के हिसाब से, सेकंड व्यू के हिसाब से। नेक्स्ट, यूज ऑफ मूवेबल असेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन, टेलीफोन, क्या हो जाएगा? मोटर कार के लिए कहने से अलग से चार्ट पड़ेंगे। एंड अदर असेट के केस में इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10% per annum of original cost. If it is hired by employer, higher charges paid by employer, less amount paid by employee. ये एग्जाम्पल दे दिया था। सेल ऑफ मूवेबल असेट, इसमें हमने को क्या करना है? पहले तो असेट की, उसमें से क्या माइनस करेंगे? डेप्रीसिएशन आप लोगे फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, और उसमें से माइनस करोगे अमाउंट पेड बाय, क्या मिल जाएगा आपको? चलो, कंप्यूटर एंड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रेट, मेथड, मोटर कार रेट, मेथड, एनी अदर असेट रेट, मेथड। ये एग्जांपल समझा?
इसमें सिर्फ एक ही केस मैंने कवर किया था, क्या? सेल ऑफ मूवेबल असेट। इसमें मैंने क्या कवर किया? सेल एंड यूज। तुम्हें ये वाला एग्जांपल पक्का समझा है? हाँ या ना? एसी खरीद के एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने दे दिया था। कब खरीदा था एम्प्लॉयर ने? 1 मई 23 को खरीदा था। मैं क्या बोल रहा है? 1 मई 23 से लेके 31 मार्च 24 तक भी तो एम्प्लॉय ने एसी यूज किया है। तो यूज किया है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो वो टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? अरे वो तो 23-24 में लगेगा ना। अपना ईयर कौन सा है? तो 24-25 में अपने को कितने पे टैक्स लगाने का है? तो अपने को टैक्स लगाना है फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि उसके बाद ये असेट बेच दिया था। तुम्हें समझा? इधर डेप्री 1 साल का ही क्यों आया? क्योंकि अपने को डेप्री लेना है फॉर कंप्लीटेड। कुछ भी यहां तक डाउट हो तो आप पूछो मुझे, ये वाले एग्जांपल में कुछ भी डाउट। 6 परक्विजिट सिखा है, क्लियर है? 6 के 6। 7th परक्विजिट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को समझो क्रेडिट कार्ड दिया है। क्या दिया है? बोलो। क्रेडिट कार्ड। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को बोला ये ले क्रेडिट कार्ड, जहां जहां पे भी आप खर्चा करोगे आप ये क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? आप खर्चा करते हो, बिल आता है और वो बिल आपको पे करना पड़ता है। तो वो बिल कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बोल रहा है ये ले क्रेडिट कार्ड, तू खर्चा कर एम्प्लॉय, मैं तेरा बिल पे करता हूं। तो एम्प्लॉय के लिए क्या हो चुका? बेनिफिट हो चुका। तो अब इसमें आपको कैसे टैक्स करना है? बहुत सिंपल। समझो आप लोगों ने सब जगह क्रेडिट कार्ड यूज किया, पूरे साल मिला के 2 लाख का पेमेंट आया। तो एम्प्लॉयर ने कितना पे किया? एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर, कहने से 2 लाख रुपया पे किया, वो आपका बेनिफिट। अब समझो कि वो 2 लाख में से आपने कुछ खर्चा ऑफिस के लिए किया था। मतलब समझो आपने कभी लैपटॉप खरीदा था एक ऑफिस के लिए, तो आप समझो कि उतना आपका यूज कहने से कम हो चुका है, मतलब आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं किया। तो जितना यूज हुआ है फॉर ऑफिशियल पर्पस, क्या कर दो उसको? माइनस। और फिर समझो कि आपने 2 लाख का एम्प्लॉयर ने खर्चा किया था, आपने एक लैपटॉप खरीदा था 60,000 का, तो पर्सनल पर्पस के लिए कितना यूज हुआ? और इसमें से माइनस करो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, अगर कुछ पेमेंट हुआ है तो बैलेंस जो भी बचा दैट इज योर परक्विजिट वैल्यू। ओए समझा? लाउडर फ्रेंड्स। 8th पॉइंट, वाटर, गैस और इलेक्ट्रिसिटी। अगर समझो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई का वाटर का बिल पे कर दिया, तो ये भी क्या हो चुका एम्प्लॉई के लिए? परक्विजिट, बेनिफिट हुआ। कैसे टैक्स करेंगे? बहुत सिंपल, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, खत्म। बैलेंस जो भी बचा दैट इज योर परक्विजिट वैल्यू। बैठ रहा है? दिमाग में बैठ रहा है आपके? तुम देखोगे तो ऐसे परक्विजिट सारे इजी है, 2-3 चीजें बराबर से याद रख लोगे तो इजी हो जाएगा। अभी मेन परक्विजिट्स अभी स्टार्ट होंगे जो डिफिकल्ट वाले हैं, ये सब इजी परक्विजिट्स है। अब ये समझ में आ गया तुम्हें 8th परक्विजिट, वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो रहा है? अब सुनो, ये देखो पहला परक्विजिट देखो क्या लिखा है? ईसॉप, market value on the date when employee exercises his option minus amount recovered. Amount recovered बोलो या amount paid by employee बोलो, it is same. Next पढ़ो क्या लिखा है? fully taxable for section, मतलब and lunch provided is exempt up to. Next पढ़ो is exempt. नेक्स्ट पढ़ो मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 5,000 पर एनम, ऑल्टरनेटिवली अप टू 5,000 पर एनम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बैठ रहा है? दिमाग में बैठ रहा है? नेक्स्ट
ये देखो, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर समझो कि एम्प्लॉय के घर पे कोई सर्वेंट और सब प्रोवाइड किया गया, तो कितना होगा परक्विजिट वैल्यू? एक्सपेंस इनकर्ड बाय माइनस अमाउंट पेड बाय क्रेडिट कार्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड माइनस यूज फॉर ऑफिस पर्पस माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम यूज ऑफ मूवेबल असेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन एंड टेलीफोन, परक्विजिट वैल्यू इज, मोटर कार अभी तक अपन ने नहीं डिस्कस किया, बट मैंने आपको बोला उसके लिए अलग से चार्ट है. एंड अदर असेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड 10%, लेस अमाउंट पेड बाय, हायर चार्जेस पेड बाय, लेस अमाउंट पेड बाय. ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, ट्रांसफर का मतलब क्या है? क्या ले लेंगे हम? पहले तो माइनस क्या करेंगे? कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब समझ में आया? आपको मिल जाएगा WDV, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द असेट, लेस अमाउंट पेड, परक्विजिट वैल्यू. फिर आप देखो नीचे आप लोगों को 3 असेट्स दिए हुए हैं, रेट 50, 20, 10, WDV, SLM. अब कंप्यूटर के रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या क्या होते हैं, जैसे स्कैनर हो चुका, प्रिंटर हो चुका, वो सब चीज है. बैठ रहा है दिमाग में? बैठ रहा है आपके? ये आया समझ में पक्का? ओके. एग्जाम्पल्स क्लियर है सारे यहां पे जो भी मैंने दिया आप लोगों को? चलो पहले अपन इतना लिख लेंगे, एडिंग दो नोट नंबर 3, परक्विजिट्स. मार्केट वैल्यू लिख देना आगे, ऑन द डेट एम्प्लॉय एक्सरसाइजेज द ऑप्शन. मार्केट वैल्यू ऑन द डेट एम्प्लॉय एक्सरसाइजेज द ऑप्शन. ये जो डेप्रीसिएशन है उसके बाजू में क्या लिखा है? कंप्लीटेड ईयर्स. अच्छा, अब एग्जाम्पल लिखने से पहले आप लोग ये लिखो, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, ये वाला नोट. हो गया? अब ये दो है, ये एक एग्जाम्पल और इसके बाद और एक एग्जाम्पल. ये सेल ऑफ मूवेबल का फर्स्ट एग्जाम्पल और ये सेकंड एग्जाम्पल. इसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, सेल एंड यूज.
हो गया? ओके, अब ये दो परक्विजिट तो यहीं से लिख लो, चलेगा। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रेडिट कार्ड। चलो बढ़ते हैं आगे। ये कौन सा 8th परक्विजिट हो गया ना। 9th परक्विजिट डिस्कस करते हैं। अब ये परक्विजिट समझना, ये एक इंपॉर्टेंट परक्विजिट है अभी। Accommodation provided by employer to employee। चलो ध्यान यहां पे, अभी क्या प्रोवाइड किया है बोलो? अकोमोडेशन मतलब घर दिया है अभी। अब अकोमोडेशन जो है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया तो अभी अपने को एम्प्लॉय को टैक्स लगाना पड़ेगा। कौन सी चीज पे? उसको अकोमोडेशन मिला उसके लिए। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा? तो अब ध्यान से सुनना, अकोमोडेशन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और दूसरा फर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सिर्फ अकोमोडेशन ही दिया है। अनफर्निश्ड मतलब उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं है। और फर्निश्ड का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर तो दिया ही, बट घर के अंदर फर्नीचर भी प्रोवाइड किया, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग टेबल, ये सब चीजें भी प्रोवाइड की हैं। सो वो क्या हो चुका दोस्तों? फर्निश्ड अकोमोडेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एम्प्लॉयर है, तुम एम्प्लॉई है, मैं तुम्हें फर्निश्ड अकोमोडेशन दे रहा हूं, मतलब अकोमोडेशन भी दे रहा हूं घर, और घर के अंदर फर्नीचर भी दे रहा हूं। एंड दूसरा, मैं आपको अनफर्निश्ड मतलब सिर्फ अकोमोडेशन दे रहा हूं। आपको टैक्स कौन से केस में ज्यादा लगना चाहिए? फर्निश्ड में लगना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपको
अनफर्निश्ड के केस में, अनफर्निश्ड में कहने से टैक्स लगना चाहिए ओनली ऑन अकोमोडेशन, एंड फर्निश्ड के केस में आपको टैक्स लगना चाहिए ऑन अकोमोडेशन प्लस फर्नीचर। बोलो हां या ना। तो अब मैं आप लोगों को दो चीजें सिखाऊंगा। पहला, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का वैल्यू क्या होगा वो सिखाऊंगा, एंड इसमें हम ऐड करेंगे क्या, फर्निशिंग चार्जेस। अच्छा मुझे बताओ ये फर्निशिंग चार्जेस कब ऐड होंगे, जब फर्नीचर भी दिया गया है। फर्निशिंग चार्जेस ऐड करो एंड इसमें से लेस करो, क्या लेस करो, एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। क्या मिल जाएगा आपको, परक्विजिट वैल्यू। सो पहले घर का वैल्यू निकालेंगे, फर्निशिंग चार्जेस उसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे अमाउंट पेड। समझो अभी फर्नीचर नहीं है तो क्या आएगा, घर का वैल्यू एंड अमाउंट पेड। अच्छा एम्प्लॉय ने कुछ पे ही नहीं किया, सिर्फ घर का वैल्यू ही परक्विजिट वैल्यू बन जाएगा। बोलो समझ रहा है। अब पहले मैं आप लोगों को फर्निशिंग चार्जेस सिखा देता हूं। मतलब क्या, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फर्नीचर दिया है घर के अंदर तो आपको फर्नीचर भी टैक्स लगेगा और घर पे भी टैक्स लगेगा। घर पे कितने पे टैक्स लगेगा वो बाद में देखते हैं, फर्नीचर के लिए कितने पे टैक्स लगेगा वो पहले सिखा देता हूं। बहुत इजी, तुम्हें आता है पहले से ही। अभी फर्निशिंग चार्जेस में कितने पे टैक्स लगेगा, तो इट डिपेंड्स वेदर फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बोलो कितने पे टैक्स आएगा, पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। एंड इफ इट इज हायर्ड तो एम्प्लॉयर। ये दोनों ऐड कर देना। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ असेट्स एम्प्लॉयर के खुद के हो और कुछ असेट्स एम्प्लॉयर ने बड़े पे लिए हो, तो अकॉर्डिंगली प्रोविजन अप्लाई कर देना। बोलो फर्निशिंग चार्जेस इजी है, वो तो अपन ने अभी पढ़ ही लिया पहले ही। अब अपने को मेन क्या सीखना है यहां पे, घर के लिए अपने को कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा। किसके लिए बोलो, घर के लिए। अब ध्यान से सुनो, घर के लिए है ना, घर के लिए दैट इज वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। इसके लिए कितने पे टैक्स लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो कि अदर एम्प्लॉई हो। और अदर एम्प्लॉई में वापस से दो पार्ट्स होते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बोलो क्या होना चाहिए, लाउडर। बस वो रूल यहां पे अप्लाई नहीं करना है, यहां पे टैक्सेबल है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है यहां पे, आपका जो परक्विजिट वैल्यू होगा ना, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन डिटरमाइन करेगा, जिसको हम लाइसेंस फीस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब आपको कोई दिमाग चलाना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, उतने अमाउंट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स लगाना है, खत्म। बट नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, लाइसेंस फीस इज परक्विजिट वैल्यू for accommodation. If furnished accommodation is provided to government employee, then in license fees you will add furnishing charges. मतलब furnishing charges अलग से ऐड करना पड़ेगा। लाइसेंस फीस क्या है, इसका वैल्यू है। समझा कि नहीं समझा, समझा। सो ये लाइसेंस फीस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया होगा। और अब दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर समझो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो, तो आपको अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दिया, आप ये चेक करो कि जो अकोमोडेशन आपको मिला है, वेदर इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और इट इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने खुद का अकोमोडेशन आपको दिया है
मतलब उसके खुद के पास अकोमोडेशन था और आपको दिया है, या फिर एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया और आपको दिया। अरे सुना क्या होए? अब आपको क्या चेक करना है? अगर ओन्ड है, ओन्ड क्या है बोलो? मतलब एम्प्लॉयर ने जो अकोमोडेशन दिया है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, तो आपको यह देखना है कि अकोमोडेशन आपको कौन सी सिटी में दिया गया है। क्या देखना है आपको? कौन सी, मतलब वो सिटी में पॉपुलेशन कितना है ना, वो देखना है आपको। क्या देखना है? अब इधर इन्होंने 3 पार्ट में बाइफर्केशन किया है। कितने पार्ट से? यहां पे 3। मतलब आपको यह देखना है कि पॉपुलेशन वो सिटी में कितना है जहां पे आपको अकोमोडेशन दिया है। बट याद रखना, पॉपुलेशन देखना है ओनली इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मेरा अकोमोडेशन है तो मेरे को पॉपुलेशन देखना पड़ेगा। नहीं समझा तुम्हें? अब पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है बोलो? तो आपको टैक्स लगेगा ऑन 10% ऑफ सैलरी। मतलब सैलरी लेंगे और उसका सैलरी लेंगे और उसका टैक्सेबल। याद रखना, मोर देन 40। इफ इट इज मोर देन 15 एंड लेस देन और तो 7 पॉइंट, एंड इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs, लेस देन और इक्वल टू कितना है बोलो? देन इट इज 5% ऑफ सैलरी। ये अमाउंट क्या है? ये 10, 7.5 और 5 क्या है? टैक्सेबल। इतने पे टैक्स लगेगा, मतलब दिस विल बिकम योर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। क्या बन जाएगा वो आपका? सुन रहे सब लोग? और तुम्हें जो पॉपुलेशन देखना है वो देखना है एज पर 2011 सेंसस। तुम्हें सब चीजें क्वेश्चन में दिया होगा। कभी कभी आपको यह बोलेंगे कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है इन मुंबई, तो फिर याद रखना वहां पे पॉपुलेशन नहीं देगा। मुंबई, दिल्ली, ये सब में पॉपुलेशन इज मोर देन 40 ओनली, तो डायरेक्टली 10% लेने का। और इफ अकोमोडेशन इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब क्या? एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया घर और एम्प्लॉय को दिया, तो कितने पे टैक्स आएगा? हायर चार्जेस पेड बाय, और आप एक गलती क्या करते हैं उधर पता है? सेकंड पार्ट में आपको 10% याद नहीं रहता है। आपको क्या याद रहता है पता है? ओनली हायर चार्जेस। हायर चार्जेस ही आपको याद रहता है, आप लोग 10% उधर भूल जाते हो। सुन रहे तुम लोग? सो देखो, ओन्ड में क्या करेंगे? ओन्ड में क्या देखेंगे? लाउडर, पॉपुलेशन। अगर कितने से ज्यादा है तो फिर कितने पे टैक्स लगेगा? अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है एंड 40 लाख या 40 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। एंड अगर पॉपुलेशन लेस देन और इक्वल टू 15 लाख है तो फिर 5% ऑफ सैलरी। बैठ रहा है? अरे 1 मिनट आओ नहीं, जूम में वापस कुछ सो ध्यान दो इधर। ओए, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन में पहला क्या आ गया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहले तो गलती नहीं करना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख के एग्जाम नहीं करने का। इधर क्या करने का? इधर टैक्सेबल। लेकिन कितने पे टैक्स लगेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। कौन डिटरमाइन करता है वो वैल्यू? उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लाइसेंस फीस। नाउ इफ सपोज अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू non-government employee, then you will check whether accommodation is owned by employer or it is hired by employer. If it is owned by employer, then you will check population. If population is more than, then taxable amount is 10%. If population is more than,
less than or equal to, then it is, and if population is less than or equal to, तो 5% of population as per 2000 and अगर hired है तो it is higher charges paid by और तुम्हें समझता है इधर ओन्ड में मेरा घर है और मैं आपको दे रहा है, मैक्सिमम आपको कितने पे टैक्स लग सकता है? 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। तुम्हें समझ रहे, वो चीज उन्होंने यहां पे भी कांस्टेंट रखी है, हायर चार्जेस और 10%, मतलब वहां पे भी टैक्स देखो 10% से कभी ज्यादा नहीं होगा। समझ रहा है? तुम्हारे साइड से गलती तुम्हें समझ में आ रही है? ये चीज आप लोग भूल जाता है, ये 10% ये जो है ना, ये आपको याद नहीं रहता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हमें चाहिए 10% ऑफ वॉट, या 7.5% ऑफ वॉट, 5% ऑफ, वापस से सैलरी का मतलब क्या? अब मैं जो बताओ, हमने एचआरए में फर्स्ट टाइम सैलरी पढ़ा था। एचआरए में पढ़ा पोगा एम्प्लॉइज, नॉन पोगा एम्प्लॉइज, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, फिर रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये सब जगह पे हमने सैलरी का मीनिंग देखा था। वो सब जगह पे सैलरी का जो मीनिंग था कि नहीं से हमें क्यों चाहिए थी, पहले पर्पस समझो सैलरी निकालने का। हमें कैलकुलेट करना था हाउ मच अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। अब मुझे बताओ, यहां पे अपना पर्पस इज टू कैलकुलेट एग्जम्पशन और टू कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट। यहां पे अपना सैलरी निकालने का पर्पस इज टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज, जो आपकी सैलरी आएगी उसका 10% इज टैक्सेबल, उसका 7.5% इज। तो मैं बोल रहा हूं, अभी तक हमने जितनी भी बार सैलरी का मीनिंग देखा था, एचआरए में देखा था, पोगा में देखा, नॉन पोगा में, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी, सब जगह पे अपना पर्पस वाज टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। यहां पे अपने को कैलकुलेट करना है हाउ मच अमाउंट इज, और इसी रीजन के वजह से यहां पे जो सैलरी का डेफिनेशन है वो पूरा का पूरा डेफिनेशन अलग है। ये लास्ट टाइम आप सैलरी का डेफिनेशन यहां पे पढ़ेगा, इसके बाद आगे सैलरी का मीनिंग कहीं नहीं आने वाला है। बट तुम समझो यहां पे गवर्नमेंट क्या चाहेगा, डेफिनेशन में ज्यादा चीजें इंक्लूड हो कि कम चीजें हो? ज्यादा चीजें हो। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा सैलरी उतना ज्यादा 10% और उतना ज्यादा टैक्स। ये बोलो, समझा? तो तुम्हें रीजन समझो कि यहां पे सैलरी का मीनिंग डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अपने को 10% ऑफ सैलरी पे क्या करना है दोस्तों? टैक्स लगाना है। सुन रहे सब लोग? तो अब 10% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, 7.5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, और इसीलिए सैलरी का मीनिंग देखो क्या है। सैलरी मीन्स ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स विच आर टैक्सेबल and which are credited to a normal bank account. Now what is normal bank account? Normal bank account का मतलब है ऐसा बैंक अकाउंट जहां से आप पैसा विड्रॉ एंड डिपॉजिट कभी भी कर सकते हो। विड्रॉ एंड कभी भी कर सकते हो, आप पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और कभी भी पैसा डिपॉजिट। समझेगा, धीरे धीरे सब समझेगा। एक्सक्लूडिंग, 4 चीजों को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। नंबर 1 डियरनेस अलाउंस, एडवांस, अरियर्स ऑफ एंड टैक्सेबल, ये 4 चीजों को आपको हटा देना है। अब मैं आप लोगों के सामने ना एग्जांपल्स रख रहा हूं, आप मुझे बताना क्या वो सैलरी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं। चलो ध्यान से सुनो। पहला बहुत इजी, बेसिक सैलरी इंक्लूड होगा। डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स, वो तो एक्सक्लूजन में ही है। नेक्स्ट बोनस, हाँ टैक्सेबल होगा जितना उतना ही, रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा तो उतना इंक्लूड होगा। नेक्स्ट कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर,
कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, एडवांस सैलरी, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है, अरियर्स ऑफ सैलरी वो भी स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है, अलाउंसेस, आंसर इज यस, बट तुम्हें समझ रहा है ओनली द टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट मतलब जो अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा वो, नहीं समझा तुम्हें, आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो उसके बाद परक्विजिट्स, परक्विजिट्स इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, अबे नहीं करेंगे, इधर लिखा ही है टैक्सेबल परक्विजिट्स को एक्सक्लूड करो, मतलब जैसे अभी मैंने आपको आगे परक्विजिट्स पढ़ाए, तो वो सब परक्विजिट्स में जो भी अमाउंट पे टैक्स लगा होगा क्या वो आएगा ये सैलरी के डेफिनेशन में, नहीं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मोर देन 12% ऑफ सैलरी, अब मोर देन 12% कहने से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल, बोलो ये आएगा, आंसर इज नो। वाई? अंडरस्टैंड दिस इज नॉट योर नॉर्मल बैंक अकाउंट, कहने से प्रोविडेंट फंड आपका कोई नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं होता है जहां पे आप पैसा कभी भी डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो, कहने से दिस इज अ डिफरेंट अकाउंट ओनली, इट इज अ स्पेशल बैंक अकाउंट, इसमें आप पैसा कभी भी विड्रॉ या कभी भी नहीं कर सकते, आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब क्या, जहां पे आप पैसा डिपॉजिट एंड विड्रॉ कभी भी कर सको। अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ मोर देन 9.5%, याद है ये टैक्सेबल है, अरे 9.5 एग्जम्प्ट है और एक्सेस टैक्सेबल, क्या ये आएगा डेफिनेशन में, नहीं। सुन रहे तुम लोग, क्यों नहीं आएगा, ये स्पेशल बैंक अकाउंट है, ओए क्लियर। एडवाइजेबल क्या है पता है, जब भी आपको क्वेश्चन में अकोमोडेशन आएगा ना, अकोमोडेशन सबसे लास्ट में सॉल्व करने का मतलब क्या, पहले बेसिक सैलरी लिख लो, सारे अलाउंसेस लिख लो, सारे परक्विजिट्स लिख लो, लास्ट परक्विजिट क्या होना चाहिए, अकोमोडेशन, मतलब किधर आना चाहिए पता है, ग्रॉस सैलरी जो लिखते हो ना उसके ऊपर अकोमोडेशन। क्यों ऐसा, क्योंकि अकोमोडेशन के लिए अपने को सैलरी चाहिए और सैलरी में कहने से काफी सारी चीजें इंक्लूड होगी, तो पहले से ही तुमने अगर सब चीजों को टैक्स कर दिया होगा ना तो कैलकुलेशन करना तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सुना तुमने? ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है अकोमोडेशन के अंदर। स्टार्ट करेंगे हम वैल्यू ऑफ, उसमें ऐड क्या करेंगे, फर्निशिंग चार्जेस ऐड कब होंगे दोस्तों, जब फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है। अच्छा, अब फर्नीचर में इफ इट इज ओन्ड बाय कितने पे टैक्स आएगा, इफ इट इज हायर्ड बाय तो फिर एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, टैक्सेबल परक्विजिट मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन में दो पार्ट्स थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड अदर्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में हम क्या करेंगे, एज डिटरमाइंड बाय, अदर एम्प्लॉइज के केस में हम चेक करेंगे कि अकोमोडेशन इज, इफ इट इज ओन्ड तो क्या चेक करेंगे, 40 लाख से ज्यादा है तो कितने पे टैक्स, अगर 15 लाख से ज्यादा है और लेस देन और इक्वल टू 40 लैक्स है तो, और लेस देन और इक्वल टू 15 लैक्स है तो, पॉपुलेशन हमें देखना पड़ेगा एज पर 2000 एंड हायर्ड है तो हायर चार्जेस पेड बाय, और विच एवर इज, एंड सैलरी का मतलब क्या है, ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स विच आर एंड क्रेडिटेड टू योर नॉर्मल बैंक अकाउंट एक्सक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, पहले इतना भेजे में गया। अब इसी के अंदर सेकंड पार्ट क्या आ रहा है,
होटल अकोमोडेशन। मतलब क्या कि आपको अकोमोडेशन दिया है, लेकिन कहां दिया गया है? होटल के अंदर। सो आपको अकोमोडेशन दिया, लेकिन कहां दिया दोस्तों? होटल के अंदर। अब आपको यह देखना है कि होटल में अकोमोडेशन दिया, तो अगर उसका रीजन क्या है? ऑफिशियल पर्पस। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आप अभी काम कर रहे हो इन मुंबई, आपको यहां से भेजा है दिल्ली, क्यों? ऑफिस के कुछ काम से, और वहां पे आपको होटल में स्टे दिया, तो अब क्या हो जाएगा? ये एग्जैम्प्ट। सो आपको अगर स्टे किधर दिया है? बोलो होटल में, क्यों? क्या हो जाएगा? अगर आपका एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, तो समझो आप अभी काम कर रहे हो इन मुंबई और आपको यहां से भेजा गया समझो पुणे। अब एम्प्लॉयर ने क्या बोला कि भाई देख, पुणे में हम तुझे घर देंगे, बट हम लोगों को अभी घर ढूंढना पड़ेगा, तो एक काम कर एम्प्लॉई, तू थोड़े टाइम होटल में रुक। अब अगर आपको होटल में रुकाया है कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि आपका एक जगह से दूसरे जगह, और समझो 15 दिन बाद आपको घर मिल गया, या 15 दिन में आपको घर दे दिया, तो ये 15 दिन जो आप होटल में रुके उस पर हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। बट अगर आपके नंबर ऑफ डेज 15 से, मतलब अगर समझो आपको होटल में 25 दिन रुकना पड़ा, अब ध्यान से सुनना, अगर 25 दिन होटल में रुकना पड़ा ना, तो आपको टैक्स लगेगा फॉर ऑल 25 डेज। फिर आपको ऐसा नहीं है कि 15 दिन माइनस करो और 10 दिन के लिए टैक्स लगाएंगे, नहीं, आपको टैक्स लगेगा फॉर ऑल 25 डेज। बाजू में दिख रहा है टैक्सेबल फॉर ऑल डेज। और कितने पे टैक्स लगेगा? तो आपको लेना पड़ेगा 24% ऑफ सैलरी। कितना लेना पड़ेगा? 24% ऑफ सैलरी। सुनो, आप कितने दिन होटल में रुके? 25, तो आपको पहले 25 दिन की क्या लेनी पड़ेगी? लाउडर, 25 दिन की क्या लेनी पड़ेगी? और उसका 24%। सैलरी का मीनिंग क्या होगा? सेम एज अबाउ, सेम एज, जो अभी ऊपर मैंने सैलरी का मीनिंग पढ़ाया वो ही लेना है। तो अगर समझो आप होटल में रुके हो, आप यहां से पुणे गए, सुनो ये सब लोग, क्या हुआ है आपका? पहले तो समझो आपको होटल में रुकाया फॉर 14 डेज, क्या हो जाएगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपको होटल में रुकाया फॉर 25 डेज, लगेगा टैक्स? 10 दिन के लिए, 25 दिन के लिए। अब आप 25 दिन का क्या निकालोगे और उसका कितना परसेंट लोगे, और उसको कंपेयर करोगे हायर चार्जेस पेड टू होटल। कौन पे कर रहा है होटल को? एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना। दोनों में से क्या लोगे? विच एवर इज, एंड इसमें से लेस करोगे अमाउंट पेड बाय, क्या मिल जाएगा? एंड अगर समझो आपको होटल में स्टे कोई दूसरे रीजन के वजह से दिया है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे घूमने चले गए और आपको होटल में स्टे दे दिया, तो इधर तो डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर लेस अमाउंट पेड परक्विजिट वैल्यू। इधर कोई 15 दिन का कॉन्सेप्ट आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर इतना ज्यादा अमाउंट पे टैक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर आपने टैक्स किया 10%, 7.55, इधर आप बोल रहे हो 24% ऑफ सैलरी पे टैक्स। इतना ज्यादा अमाउंट क्यों? थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ, क्यों 24%? आपको स्टे कहां दिया है? लाउडर। और तुम्हें समझ में आता है होटल हमेशा फर्निश्ड ही होगा। आप होटल के केस में फर्निशिंग चार्जेस अलग से ऐड कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, अलग से फर्निशिंग चार्जेस ऐड ही नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इधर 10 के बदले उन्होंने कर दिया 24% ऑफ सैलरी। क्यों? क्योंकि होटल हमेशा क्या होगी? फर्निश्ड होगी। तो अपने को कहना इसे फर्निशिंग चार्जेस पे भी तो टैक्स भरना पड़ेगा ना। होटल के केस में आप फर्निशिंग चार्जेस अलग से ऐड नहीं कर पाओगे। इधर क्यों हम अलग से ऐड कर पा रहे थे? क्योंकि फर्नीचर एम्प्लॉयर नहीं दिया था आपको। इधर तो फर्नीचर कौन दे रहा है? होटल। अब होटल का थोड़ी हम एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे कितना है, या हायर्ड है तो हायर चार्जेस, वो सब पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दिए। अरे बोलो समझा? ये क्या कॉन्सेप्ट था? होटल अकोमोडेशन।
अब क्या आ रहा है कॉन्सेप्ट? डबल अकोमोडेशन। अब डबल अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी रह रहे थे इन मुंबई, यहां पे एम्प्लॉयर ने आपको एक घर दिया था, अब आप शिफ्ट हो रहे हो यहां से बैंगलोर। बैंगलोर में सुनो बराबर से, ओए तुम एम्प्लॉय हो, तुम यहां पे रह रहे थे, कहां पे? मुंबई में। अब तुम्हें बोला गया कि तुम्हें बैंगलोर जाना है। अब क्या हुआ कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बोलता है चलो यार बैंगलोर जाने के लिए मैं रेडी तो हूं, लेकिन पहले मैं बैंगलोर जाऊंगा, मेरी फैमिली जो है वो थोड़े टाइम बाद शिफ्ट होगी। होता है ना कि बच्चों का स्कूल होता है, तो स्कूल का कंप्लीट होने के बाद वो लोग ने सोचा कि वो बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉय का जाना अभी जरूरी था, तो एम्प्लॉय वहां चला गया और उसकी फैमिली यहां पे है। तो एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है, तेरे को हमने घर दिया है, कहां पे? मुंबई में, तेरी फैमिली को बोल वहीं पे रुके, हम तुझे बैंगलोर में और एक घर दे देंगे। मतलब तुम्हें समझ रहा है, जब एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरे जगह, तब वो टाइम पे ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय के पास 2 घर हो। सुन रहे तुम लोग? और दूसरी चीज, तुम और एक चीज समझो, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में भी थोड़ा टाइम लग जाए। ऐसा थोड़ी है कि आज यू कैन से बोला और कल शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्टिंग में भी तो टाइम जाएगा। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एम्प्लॉय तुझे 2 घर मिल रहे हैं, क्यों 2 घर मिल रहे हैं? क्योंकि तू एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो हम भी समझ सकते हैं कि तेरे पास 2 घर होंगे। हम तुझे एम्प्लॉय 90 दिन का टाइम देंगे। कितने डेज का? 90 डेज। बोलो मेरे साथ, कितने डेज? 90 डेज तक, 90 हम तुझे दोनों घर में से किसी भी एक ही घर पे टैक्स लगाएंगे। मतलब क्या? तू मुंबई का परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट कर कितना है, तू बैंगलोर का परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट कर कितना है, और दोनों में से तू टैक्स किसी भी एक घर पे ही भर, बस किसी भी एक ही घर पे भर, वो तेरी चॉइस का है। तो आप कौन सा चूज करोगे? अबे जिधर परक्विजिट वैल्यू कम आएगा। बट अगर 90 दिन के, मतलब तुम्हें देखो 90 दिन का टाइम दिया है, 90 दिन तक 2 घर रहे, हम तुझे टैक्स नहीं लगाएंगे, नहीं रहे, एक पे ही लगाएंगे। बट 90 दिन के उसके बाद भी अगर तेरे पास 2 घर रहे ना, तो फिर हम तुझे टैक्स दोनों पे लगाएंगे। सफिशिएंट टाइम है 90 दिन, तो उन्होंने 90 दिन का टाइम लिया है। बोला है कि 90 दिन तक हम तुझे टैक्स एक पे ही लगाएंगे, 90 दिन के बाद हम दोनों पे लगाएंगे। यहां पे देखो TVOP करके दिखेगा, दिस इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। यह आपका 3rd पॉइंट हो गया। होटल अकोमोडेशन आपका 2nd पॉइंट था। अब तुम्हें यहां पे और एक पॉइंट दिखेगा, परक्विजिट कैलकुलेशन फॉर 2nd ईयर। ये चीज है ना, ये चीज कैपिटल गेन्स चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। यह आज तुम्हें नहीं समझेगा, यह कैपिटल गेन्स में आएगा। अभी जो May 25 का RTP आया है ना, May 25, जो बच्चे अभी मई में लिख रहे हैं, उस पे ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है। बट इधर कुछ आप लोग देख रहे हो CII करके लिखा है इधर, तो वो सब चीजें मैं आपको कैपिटल गेन्स में ही सिखा पाऊंगा। सो इस पार्ट को अपन पेंडिंग रखेंगे अभी तक। बाकी आपके 3 पॉइंट्स जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए। आया आपको समझ में आया ये परक्विजिट? सो पहले तो पहला पार्ट क्या था? अकोमोडेशन। इट कैन बी फर्निश्ड और if it is unfurnished then you will write only value of, if it is furnished then you will write value of accommodation, add furnishing charges. Furnishing charges में if it is owned by employer then 10% per annum of original. If it is hired by employer then higher charges paid by employer. चलो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो लाइसेंस फीस कौन निकाल के देगा? अदर एम्प्लॉइज हुआ तो ओन्ड एंड हायर्ड। ओन्ड हुआ तो क्या चेक करोगे? 40 लाख से ज्यादा है तो
15 से 40 के बीच में है तो लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs है तो पॉपुलेशन एज पर 2000 एंड हायर्ड है तो सैलरी में बेसिक सैलरी लोगे, डीए टर्म्स, नॉट इन टर्म्स, बोनस, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या लोगे? सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट जो आउटर कॉलम में आता है। एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मोर देन 12%, 9.5 से ज्यादा सैलरी, इंटरेस्ट नहीं। फिर होटल अकोमोडेशन, ऑफिशियल पर्पस हुआ तो एग्जाम। अगर ट्रांसफर हुआ है और आपको होटल में स्टे दिया गया है ओनली फॉर 15 डेज तो, और 15 दिन से ज्यादा है तो टैक्सेबल फॉर ऑल डेज। कितने पे टैक्स आएगा? और हायर चार्जेस पेड टू होटल, हु इज पेइंग हायर चार्जेस? एम्प्लॉयर। दोनों में से विच एवर इज, एंड माइनस करोगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। एंड अगर कोई अदर रीजन के वजह से दिया है तो भी सेम। डबल अकोमोडेशन, कितने दिन का टाइम है आपके पास? 90 डेज तक हम तुम्हें टैक्स किसी भी एक घर पे लगाएंगे। अब कौन से घर पे भरोगे आप? जिधर भी परक्विजिट वैल्यू कम आएगा। एंड अगर 90 दिन के बाद भी 2 घर है तो फिर दोनों पे भरना है। बोलो, ये समझा आप लोगों को? पक्का भेजे में गया सबके? एक पॉइंट अपन लिख लेंगे अभी, ये वाला, बट ये आपको समझेगा बाद में, अभी नहीं समझेगा आपको। बराबर? चलो हेडिंग दो, 9th पॉइंट, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। accommodation provided by employer to employee। चलो यहां पे ध्यान दो अभी। चलो यहां पे ध्यान दो, है ये क्वेश्चन आप लोगों को भी सॉल्व करना है। 2-3 चीजें जो मैं आप लोगों को बता दूं। ये सब में यहां पे पहले तो ईयर 1995 आएगा, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। पहले तो आपको रिक्वायर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा है, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है? अब ही इज शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, सो ऑप्शनल टैक्स रेजिम। अब ये सब में ना आपको डियरनेस अलाउंस दिया है, पर लिखा नहीं है कि क्या ये इन टर्म्स है कि नॉट इन टर्म्स है। जब भी क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, आप अपना अजम्पशन कर सकते हो। जो भी अजम्पशन आप करोगे वो चीज आपके नोट में आनी चाहिए। आप इन टर्म्स अज्यूम करोगे तो भी, एंड नॉट इन टर्म अज्यूम करोगे तो भी। क्लास में सबका आंसर अपना सेम आए तो अपन एक अजम्पशन के साथ चलते हैं कि लेट अस अज्यूम इट इज नॉट इन टर्म्स। बराबर है? बाकी आपके ऊपर है। आपको इन टर्म्स अज्यूम करके सॉल्व करना हो तो करो, आंसर वेरी हो सकता है। सो डियरनेस अलाउंस अभी के लिए मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि इट इज नॉट इन टर्म्स। एंड एक और पॉइंट, हिज कलीग्स ऑल्सो गिफ्टेड टेलीविजन वर्थ 50,000 फ्रॉम देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। कलीग्स मतलब क्या? जो लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको एक टीवी दिया है। अब टीवी कलीग्स ने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है। पहली चीज तो इस पे आपको टैक्स सैलरी हेड में नहीं लगेगा, सुनते जाना। दूसरे भी कोई हेड में नहीं लगेगा टैक्स। उसका रीजन मैं आज नहीं दूंगा, उसका रीजन मैं आपको अदर सोर्स चैप्टर के अंदर दूंगा। शॉर्ट में इसको इग्नोर करना है, बैठा दिमाग में?
आपको सम में ग्रेचुइटी दी है, लीव एनकैशमेंट दी है, मोटर कार बेची गई है, पेंशन है एंड गिफ्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जो भी अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो रहा है वो आउटर कॉलम में जाएगा, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट ये सब इनर में आएगा। एग्जम्पशन के लिए यू विल मेक अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सारी लिमिट्स लिखनी रहेगी एंड लिमिट्स को एक्सप्लेन करना रहेगा। बराबर? पढ़ो और स्टार्ट करो सॉल्व करना। क्वेश्चन पहले रीड कर लो शांति से, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। बनाओ फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, नेम ऑफ द एम्प्लॉय और सॉल्व करना स्टार्ट करो फास्ट। लाइन वाइज जाओ, पहले बेसिक सैलरी लिखो, डियरनेस अलाउंस लिखो, फिर पेंशन, एक एक पॉइंट स्टार्ट करो और हो सके तो प्रोविजन मत देखना पीछे जाके। आपको ये समझता है बेसिक सैलरी आपको मिलेगा ओनली फॉर 10 मंथ्स। क्यों? जनवरी में अपन रिटायर हो चुके हैं। और डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलेगा फॉर 10 मंथ्स एंड पेंशन आपको मिलेगा अनकम्यूटेड फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी बंद हुई उसके बाद ही कहीं से पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। ये समझ रहा है? अबे वो तो यूज वाला मोटर कार था, ये सेल हुआ है मोटर कार। तो कंपनी को छोड़ना, तू वो पार्ट तो तेरे को इग्नोर ही करना है। अपने को तो परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो तो तेरे को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बोल। हाँ बराबर। तो कंपनी ने आज करंट ईयर में यूज नहीं किया है क्या व्हीकल? कंपनी ने भी तो ये व्हीकल 31 जनवरी को ही दिया होगा। 31 जनवरी तक तो कंपनी अपने बुक्स में उसको डेप्रिशिएट करेगी कि नहीं? ये आप लोग अभी सॉल्व करो, मुझे कल तक इसका सल्यूशन आपके बुक में चाहिए। ठीक है? आप लोग के साइड से सॉल्व हो जाना चाहिए। जो भी डाउट्स होंगे कल मैं डिस्कस करूंगा ये सब। जो भी डाउट्स होंगे आप कल पूछ सकते हो। और एक चीज़ मुझे क्या चाहिए, आपको ये मोटर कार परक्विजिट दिख रहा है? ये वाला पेज नंबर 21 पे है। ये चार्ट आप लोगों को बना के आना है कल, ये वाला पार्ट, ताकि क्या है उतना टाइम अपना लिखने में कम जाएगा। तो आपको 2 चीज़ें होमवर्क में ये सम कंप्लीट करना है एंड मोटर कार का परक्विजिट लिख के आना है। क्लियर?